हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है वो हमारा एचआर की टॉपिक के ऊपर होने वाला है विच इज कंपनसेशन। नाउ दिस इज आल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पीवाईक्यू में जो है इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके लगभग 4 पार्ट्स में जो है ये पोर्शन हम लोग खत्म करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो कंपनसेशन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय कंपनसेशन। कंपनसेशन होता क्या है? तो एक स्कॉलर थे गैरी डेस्लर, इन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंपनसेशन जो है वो कैसे डिफाइन किया है। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे गोइंग टू एम्प्लॉय एंड अराइजिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी तरीके का पैसा जो भी एम्प्लॉय को उसके काम के लिए मिलता है वो सब आपके कंपनसेशन का पार्ट होता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ पे, चाहे ऑल फॉर्म्स ऑफ पे मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपका जितना भी बेनिफिट्स जो आप एम्प्लॉय को देते हो, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फाइनेंशियल बेनिफिट, वो इसमें इंक्लूड होते हैं, मेक श्योर। एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। बट हाँ, फाइनेंशियल बेनिफिट जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे आएंगे। ओके, देन थॉमस जे ब्रेगमैन ने क्या बोला है, उन्होंने कंपनसेशन का एक फॉर्मूला बताया है। लाइक क्या है? वेज और सैलरी प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट प्लस नॉन रिकरिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड प्लस नॉन पिक्यूनरी रिवॉर्ड्स। इन सारों का सम अप अगर आप करोगे तो आपका कंपनसेशन निकल आएगा। ना ये कंपनसेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाइक कंपनसेशन आप मतलब कितना सैलरी दे रहे हो, कितना वेज दे रहे हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को, वर्कर को, वो क्यों आप डिसाइड करते हो? ताकि जो केपेबल एम्प्लॉयज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो सके कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी जो है ये इतना इतना पैसा दे रही है, अच्छा पैकेज है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहोगे, राइट। देन कंपनसेशन जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपका अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। मान लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जो बहुत ही लिमिट में पैसा दे रहा है, काम एकदम रगड़ के करवा रहा है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो थोड़ा डीमोटिवेट होने लगता है ना। तो आपको एम्प्लॉय जो कंपनसेशन है वो ऐसा देना है कि वो मोटिवेट हो, ना कि डीमोटिवेट। देन अगर आप अच्छा पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो ऑब्वियसली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। जनरली लोग स्विच क्यों करते हैं? फॉर बेटर पैकेज। तो अगर उनको उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे कि वो पैकेज, वो पैसा मिल जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्विच करेंगे? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ बेस कंपनसेशन सबसे पहले क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, जिसमें वेज एंड सैलरी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग वेज और सैलरी के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, नाउ बेस कंपनसेशन क्या होता है? जो भी आप एम्प्लॉयज को कैश के फॉर्म में दे रहे हो पैसा, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में हो, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, जो भी मॉनिटरी बेनिफिट है इन फॉर्म ऑफ कैश टू एम्प्लॉयज, दैट इज नोन एज बेस कंपनसेशन। नाउ वेज और सैलरी के बीच में डिफरेंस क्या है? गाइस, वेज जो है वो जनरली हम वर्कर्स को देते हैं ना। लाइक जो हमारे ब्लू कॉलर वाले होते हैं, मतलब बेसिकली जो लेबर होते हैं, डेली वेजेस का जिनका काम होता है, वेज आप उनको देते हो। सैलरी आप किनको देखते हो? वाइट कॉलर वालों को, राइट। लाइक सैलरी इज समथिंग जो आप मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे देते हो। लाइक जो आपके मैनेजर्स हो गए, प्रोफेशनल हो गया, टेक्निकल स्टाफ हो गया, ऑफिस के एम्प्लॉयज हो गए। एंड वेज जो है वो आप आर्ली बेसिस पे भी दे सकते हो, डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, या फिर मंथली बेसिस पे भी होता है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, परमानेंट इलेक्ट्रीशियन की, तो आप उसको मंथली बेसिस पे दे रहे हो। या फिर आपको ढेर सारे वर्कर्स, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको डेली बेसिस पे भी पैसा दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो वेज है वो जनरली आप वर्कर्स को देते हो जो कि फिजिकल या फिर मैनुअल वर्क जो है परफॉर्म करते हैं। आई होप डिफरेंस बिटवीन द टू जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। इवन वेजेस आप ठीक है आर्ली, डेली, वीकली बेसिस पे तो देते हो, लेकिन वेजेस आप जितना नंबर ऑफ यूनिट वो पर्टिकुलर वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से भी दे सकते हो, राइट। बट सैलरी आप नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से नहीं देते हो। सैलरी आप देते हो कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने आपके वर्क एरिया में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उस हिसाब से देते हो, राइट। दैट 6 to 9 जॉब, 6 जॉब जो है, 9 to 5 जॉब अगर वो कर रहा है तो उसके हिसाब से आप उसको पैसा देते हो सैलरी में। ना ये बेस कंपनसेशन में आता क्या क्या है? सॉरी, ये बेस कंपनसेशन में आपका आता क्या क्या है? सबसे पहला हो गया आपका बेसिक पे। बेसिक पे क्या है?
ये आपका पे स्केल या फिर सैलरी स्केल उस पर्टिकुलर जॉब का क्या उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर आप लोग ने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हो, उसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो देखा हो, तो वहाँ पे ऐसे करके लिखा होता है लाइक 10,000 एंड डैश ₹500। इसका मतलब क्या होता है कि आपका बेसिक पे जो है वो 10,000 है एंड एनुअली आपको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब अगर आज आपका बेसिक पे 10,000 है तो अगले साल हो जाएगा 10,500, उसके अगले साल हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो दिस इज लाइक बेसिक पे। नेक्स्ट इज डियरनेस अलाउंस। इट इज पेड टू द एम्प्लॉयज टू कंपेंसेट देम अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज मेरी सैलरी 10,000 है, आज के 5 साल बाद भी 10,000 होगी। नो, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, वो तो हमें मिलेगा ना भाई। दिन ब दिन महंगाई कितनी होती जा रही है। जैसे आप पिछले 5 साल में देखोगे, तेल के दाम, दाल के दाम, मतलब हर चीज़ के रेट जो है वो कितने बढ़ गए। तो भाई लोगों को चाहिए कि हमारी सैलरी भी बढ़े। ठीक है, तभी तो हम लोग लाइक सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है हमें उसके अगेंस्ट भी कुछ मिलना चाहिए। तो दैट इज़ डीए। देन हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो ये क्या है, हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को जो पैसा मिलता है, लाइक रेंट का एक अमाउंट मिल जाता है। देन सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, लाइक आप सेम जॉब आगरा जैसे शहर में कर रहे हो और सेम जॉब दिल्ली जैसे शहर में कर रहे हो, तो दोनों का डिफरेंस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आगरा में कम है, दिल्ली में ज़्यादा है, राइट। वहाँ पे आपको रहने का मान लेते यहाँ पे अगर रूम रेंट की हम बात करें तो सस्ता होगा एज कम्पेयर टू दिल्ली। ठीक है, तो दिस इज लाइक सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। आप किस शहर में हो उसके हिसाब से भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। ये जनरली मान लेते हैं अगर आपका फील्ड एरिया जॉब है तो आपको मिलेगा, राइट, ताकि आप वो जो ट्रांसपोर्ट की एक्सपेंडिचर उनको मीट कर पाओ। या फिर फील्ड एरिया नहीं भी है, फील्ड जॉब नहीं भी है, तब भी आने जाने का मिलता है। अदर अलाउंसेस में आ गया लाइक आपको यूनिफॉर्म, ऐसा होता है एमएनसीज में होता है यूनिफॉर्म के लिए, लाइक आपको कपड़े खरीदने के लिए अलग सा पैसा मिलता है ताकि आप प्रेजेंटेबल रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। फूड का मिलता है, एंटरटेनमेंट का मिलता है अलाउंसेस, ये जैसे एलआईसी का कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय हो, उनको फूड कूपन्स, वाउचर्स, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ बेस कंपनसेशन। आई होप कि क्लियर है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन को आप कैटेगराइज कर मतलब द फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन डिसाइड होता है। एक हो गया आपका इंटरनल फैक्टर, एक हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आता है, सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन आर लाइक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, राइट। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में आपको जॉब के लिए उतना पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे अगर हम बोले ना तो लोगों का काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइटेशन करा जाता है, अगर हम वही किसी डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में देखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, राइट। जॉब्स उतनी है नहीं, करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे क्या होगा, उससे वही होगा, वो कम रेट में ज़्यादा ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग से बहुत डिपेंडेंट है ना। जैसे कि मैंने बात करी, यही जॉब आप यूएस में कर रहे होते तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है पर्टिकुलर कंट्री की, है ना। देन प्रिवेलिंग वेज लेवल क्या है मार्केट में, सोसाइटी के हिसाब से, गवर्नमेंट कंट्रोल, लेबर यूनियन, लेजिस्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी, कंपनसेशन सर्विस। सो दीज आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन है वो इफेक्ट होता है। एंड आई होप कि ये क्लियर है, राइट। Now, next is what? Some of the internal factors affecting employee compensation are compensation policy of the organization, right? आपका organization जो है वो कितना इच्छुक है आपको पैसे देने में। The next is employer affordability, भाई जिसके अंडर काम कर रहे हो वो कितना सक्षम है, वो कितना दे सकता है। आपकी जॉब की वर्थ क्या है, ऑब्वियसली अलग अलग जॉब का अलग अलग रेट होता है ना। देन एम्प्लॉय की क्या वर्थ है, इफ़ आई एम वेरी टैलेंटेड तो और मेरे सामने दूसरा भी पर्टिकुलर बंदा है वो उतना टैलेंटेड नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं मुझे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा भी देगी, है ना। देन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू पे, ठीक है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। तो दीज आर सम इंटरनल फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, जिसको आप फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हो। बेस कंपनसेशन के ऊपर जितना आपको मिलता है उसको आप सप्लीमेंट्री कंपनसेशन बोलते हो।
ताकि आप एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए बेसिकली होता है, उनको सेटिस्फाइड रखने के लिए, उनको रिटेन रखने के लिए कि भाई हम उनको खुश करते रहें तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से खुश रहेंगे, ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे हमें, ठीक है। तो उनको आप फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, लाइक इसमें हाउसिंग आ गया, मेडिकल आ गया, एजुकेशनल फैसिलिटी आ गया फॉर देयर लाइक किड्स, राइट। जैसे मेडिकल फैसिलिटी जनरली लाइक अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बच्चों के लिए भी हो सकता है। तो बेसिक पर्पस क्या है फ्रिंज बेनिफिट का, ताकि वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी को मेंटेन कर सके ऑर्गेनाइजेशन में एंड अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके। ओके, तो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन अगर हम लोग बोलें तो कुछ टाइप्स में जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्ड्स। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में आप लाइक इलनेस, इंजरी, ओल्ड एज, डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सकता है। सब एम्प्लॉयज सर्विस, हाउसिंग, लो कॉस्ट लोन, फूड फैसिलिटी, मेडिकल, डे केयर सेंटर फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारे आ गए। पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड, ऑब्वियसली जैसे कि हमें सिक लीव मिलती तो ऐसा नहीं कि हमारा पैसा काट लिया। हॉलीडे लीव अलग मिलती है ना, लंच पीरियड के 1 घंटे का रोज लंच टाइम दे रहे तो उससे पैसा काट दिया, तो वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। देन लीगल पेमेंट, ओके, यहाँ पे क्या है, ले ऑफ कंपनसेशन हो गया, ओल्ड एज बेनिफिट्स हो गया, है ना, देन ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए। तो ये सारे क्या है, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है जो कि अलग अलग कैटेगरीज में इधर डिवाइडेड है। नाउ What are the perquisites in salary? Okay, perquisites क्या होता है, ये आपके स्मॉल बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू द नॉर्मल सैलरी एट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेशनल रेट पे, ठीक है। लेकिन ये टैक्सेबल होता है, लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। ये जनरली आप देखो अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में जो बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है उनमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट provided, paid by the employer, even प्राइवेट में भी इफ यू आर ऑन टॉप पोजिशन तो आपको ये सब मिलता है कंपनी की तरफ से। then amount payable by an employer directly or indirectly to effect an assurance on the life of the employee, ठीक है। amount paid by employer in respect of any obligation which otherwise would have been payable, like example payment of income tax, okay। so ये चार सारी चीज़ें perquisites में आ जाएंगी। now बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के बीच में लाइक क्या डिफरेंस है। बेस कंपनसेशन इट्स लाइक पेमेंट टू वर्कर्स फॉर देयर वर्क and it denotes benefit over and above their wage and salary. तो this is base and this is supplementary. इसका पेमेंट होता है कैश में, वेज एंड सैलरी आप पे करते हो टू कंपनसेट फॉर देयर सर्विस, एंड सप्लीमेंट्री आप उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, उनको रिटेन रखने के लिए करते हो। बेस कंपनसेशन आप डिसाइड कैसे करते हो, जॉब इवैल्यूएशन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे, बार्गेनिंग पावर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन आप कैसे डिसाइड करते हो, हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेसिटी है, कितना ज़रूरत है कि वो टैलेंटेड एम्प्लॉय को रिटेन रखे, पब्लिक इमेज एनहांस करने के लिए मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है उसके बेसिस पे। आई होप कि ये क्लियर है सबको, राइट। Now we'll move on to this wages part. Okay, let's see. Wages. अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जो है जा रहे हैं यहाँ पे, ओके। डेफिनेशन एंड उसके टाइप। तो वेज क्या है, सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर टू वर्कर फॉर सर्विस रेंडर्ड, राइट। सामने वाले ने जितनी भी सर्विस दी उसके अगेंस्ट जो है उसको जितना भी पैसा दिया जा रहा है, that is wage. So wage is the payment to labor for its assistance to production. Wage rate is a price paid for the use of labor. A wage is price, it is the price paid by employer to a worker on account of labor performed, ठीक है। Now types of wages में क्या आता है, piece wage, time wage, cash wage, wage in kind, contract wage. Now इसमें क्या होता है, let's say piece wage क्या है, यहाँ पे आप वर्कर्स को पैसा किस हिसाब से दे रहे हो, जितना उन्होंने काम किया है। मान लेते पर यूनिट के हिसाब से आप पैसा दे रहे हो, जिन्होंने मान लो 10 यूनिट किसी ने बनाई तो उसको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा, किसी ने 15 बनाई तो उसको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा। टाइम वेज यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम क्या बोले, जैसे कि आपको कोई पैकेजिंग करानी है, ठीक है, तो उस पैकेजिंग का आप हिसाब से पैसा देते हो। नाउ हम कारपेंटर का केस की बात करें, उनको आप टाइम के हिसाब से दोगे, राइट, टाइम के हिसाब से दोगे, ठीक है। अगर आपने
एक दिन में 5 या 6 घंटे का टाइम दिया है तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कारपेंटर का एक दिन की दिहाड़ी बोलते हैं ना हम लोग, 500 रुपये हो गया, 600 रुपये हो गया। अभी तो हाल ही में पता नहीं रेट भी आसमान छू रहे होंगे। तो दिस इज लाइक टाइम वेज। कैश वेज क्या होता है, यहाँ पे आप वेजेस जो है वो पैसे के टर्म्स में दे रहे हो, ठीक है। वेजेस इन काइंड, यहाँ पे जैसे ये जनरली गांव में फॉलो होता है कि तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हें 1 बोरी गेहूं दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैश यूज नहीं होता है, आप समझ लेते हो कैसे, मतलब आपके बीच में एक डील हो जाती है उस हिसाब से। देन कॉन्ट्रैक्ट वेजेस क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे कि हम ठेके पे काम देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे घर में फर्नीचर का काम होना है, तो 2 तरीके, या तो मैं पर डे के हिसाब से पैसा दूँ, या फिर मैं ठेके पे दे दूँ चीज़ें, और पूरा काम करने के वो मुझसे इतने रुपए ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सामने वाले को पूरा काम बता देते हैं, एंड वो काम के हिसाब से जो है काम स्टार्ट करने से पहले वो एक रेट डिसाइड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम दे देते हो, कॉन्ट्रैक्टर होता है प्रॉपर। जैसे 25,000 डिसाइड हुआ कि ठीक है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगेंगे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेज। जैसे वो काम हो गया, आपने उसको पैसे दे दिए, राइट। आई होप कि ये क्लियर है। कंसेप्ट ऑफ वेजेस में क्या है, लेट्स सी। सबसे पहला आता है आपका मनी वेज, या फिर आप बोल सकते हैं नॉमिनल वेज। तो ये है टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय लेबरर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, दैट इज मनी वेज या फिर नॉमिनल वेज। रियल वेज क्या होता है, जब आप मनी वेज को जो है रियल टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, या फिर आप कमोडिटीज या सर्विस, मतलब मैं बताती हूँ रियल वेज, अब रियल इनकम अगर आपको पता हो जो हम पढ़ते हैं, लाइक मेरी 10,000 सैलरी है ना, रियल वेज का मतलब वो 10,000 रुपये नहीं है। उस 10,000 रुपये से मैं क्या क्या कमोडिटीज एंड सर्विस अवेल कर सकती हूँ, उससे मतलब वो होता है, दैट इज रियल वेज। मान लेते हैं आज पिछले 5 साल पहले मुझे 10,000 मिलते थे, तो उसका वैल्यू अलग था, और आज मुझे अगर 10,000 मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग है, क्योंकि 5 साल पहले मैं उसी 10,000 रुपये से ज़्यादा सामान खरीद सकती थी एज कम्पेयर टू टुडे, क्योंकि अब भाई इन्फ्लेशन रख गया है, महंगाई आ चुकी है, राइट। तो दैट इज रियल वेज, कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट से क्या खरीद सकते हो, वो आपकी रियल वेज बताता है। नाउ कुछ टर्म्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम लोग देखेंगे, सो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं। सैलरी क्या है, फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय विच मे बी स्पेसिफाइड इन एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है हर एक चीज़, तो वो सैलरी हो गया। सैलरी वेज का क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वेज रेट क्या होता है, द मनी पेमेंट मेड टू अ वर्कर फॉर ईच यूनिट, दैट इज वेज रेट। मतलब कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए मैं आपको 20 रुपए दूंगा, ठीक है, तो वो वेज रेट होगी। या फिर 1 घंटे के काम के लिए मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो ये टाइम बेसिस पे हो गया, राइट। तो जो भी यूनिट ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस करें उसके हिसाब से जो रेट डिसाइड होता है। ना वेज स्केल क्या है, wage scale is a scale of wages paid to employees for a various job within an industry, factory or company. तो scale of job हो गया, like it can also be a wage rate structure or the schedule of wages paid for different jobs in a department, division or company. ठीक है, तो आपका वेज रेट स्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो शेड्यूल ऑफ वेज है डिफरेंट जॉब, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स हैं, उनका अलग अलग क्या वेज रेट है, दैट इज लाइक वेज स्केल। ना टेक होम पे, ओके। लोग बोलते हैं ना मेरा 3 लाख का पैकेज है, बट 3 लाख का पैकेज नहीं बोलते, 3 लाख का पैकेज है, लेकिन हाथ में कितना आता है, कट कटा के मिलता है, राइट। हाथ में क्या पता सिर्फ 2 ही आ रहा हो, बाकी सब कट जाए। तो टेक होम पे मतलब जितना आप घर लेके जा रहे हो, जितना फाइनली आप खर्चा कर सकते हो, तो वो 2 लाख रुपए हुआ टेक होम पे। is a net amount of income received after the deduction of taxes, benefit, voluntary contribution from a paycheck। तो यहाँ पे हर चीज़ का डिडक्शन, लाइक पीएफ आपका कटता है, इनकम टैक्स कट गया, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कुछ निकाल रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ निकल गया, तो इन सबको कट कुटा के जो आपके पास अमाउंट बचता है खर्चा करने के लिए, घर ले जाने के लिए, दैट इज टेक होम पे। वेज डिफरेंशियल क्या होता है, ओके। जब जो डिफरेंस इन वेज होता है, जो लोगों के पास सेम स्किल है विद इन डिफरिंग लोकेलिटीज और इंडस्ट्रीज, तो स्किल सेम है, ठीक है, बट स्टिल उनके वेजेस में डिफरेंस है, तो वो वेज डिफरेंशियल होता है। इट कैन ऑल्सो रिफर टू डिफरेंस इन वेजेस बिटवीन एम्प्लॉय हु हैव डिसिमिलर स्किल विद इन सेम इंडस्ट्री। तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग स्किल के लोग काम कर रहे हैं, उनके वेज का डिफरेंस, एंड
अलग अलग इंडस्ट्री में जो एक ही स्किल के लोग काम कर रहे हैं उनके लाइक वेज का डिफरेंस जो चीज़ बताती है दैट इज नोन एज वेज डिफरेंशियल। मान लेते हैं मेरे पास और आपके पास सेम स्किल है, लेकिन मैं एक सिक्योर एरिया में काम कर रही हूँ, आप एक हजार्डस एरिया में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका वेज जो है वो मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ, क्योंकि आप एक रिस्की सिचुएशन में काम कर रहे हो। तो दैट इज़ लाइक वेज डिफरेंशियल, राइट। स्किल सेम है बट अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग अलग है, उसकी वजह से पैसे में फ़र्क है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉब इवैल्यूएशन पार्ट। यस, जो कंपनसेशन का ही हमारा जॉब इवैल्यूएशन का पार्ट, जॉब इवैल्यूएशन जो है वो हमारा कंपनसेशन का ही अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है। लेट्स सी, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, जहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन इज लाइक आप उस पर्टिकुलर जॉब की वर्थ फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। So it is a process of analyzing and assessing the various jobs systematically to ascertain their relative worth in an organization. Job evaluation is a process of finding out the relative worth of a job as compared to other jobs. I hope कि clear है, right? आपका कितना वर्थ है इस जॉब का बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। नाउ following objectives are derived from analysis of above mentioned definition. Let's see ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम करते हैं जॉब एनालिसिस। ओके, to gather data and information relating to job description and specification, employer specification for various jobs in an organization, to compare the duties, responsibility, demand of a job with that of other jobs, then ताकि आप हायरार्की जो है डिसाइड कर सको, अलग अलग जॉब्स का ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लेस होगा वो डिसाइड कर सको, then to determine the rank or grade of various jobs, okay, then to ensure fair and equitable wages on the basis of relative worth or value of job. In other words, equal wages are fixed to the job of equal worth or value. Then to minimize wage discrimination based on sex, age, caste, region and religion, okay, so these are some objectives. नाउ जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम आपको केयरफुली इम्प्लीमेंट करना है, लाइक कुछ प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो। तो यू हैव टू, फर्स्ट पॉइंट इज आपको जॉब को रेट करना है, ना कि एम्प्लॉय को, ठीक है। रेट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिमांड, देन द एलिमेंट्स सेलेक्टेड फॉर रेटिंग शुड बी इजिली अंडरस्टूड, ठीक है। जो आप रेटिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ले रहे हो उनको आपको समझना है। देन एलिमेंट्स को आपको क्लियरली डिफाइन करना है, प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। देन एम्प्लॉयज कंसर्न्ड एंड द सुपरवाइजर्स शुड बी एजुकेटेड एंड कन्विंस अबाउट द प्रोग्राम। देन सुपरवाइजर्स शुड बी encouraged to participate in rating the jobs. Secure employee cooperation by encouraging them to participate in the rating program. Then discuss with the supervisors and employees about rating, but not about assigning money values to the points. Then do not establish too many occupational wages. So this is the program, successful implementation of the program. इसको प्लीज ध्यान से देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ओके, नाउ दिस इज जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, प्लीज इसको ध्यान रखना। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, देन जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपको जॉब की डिटेल्स लिखनी होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन कि आपको वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय में क्या क्या चाहिए, तो एम्प्लॉय की डिटेल। देन जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है, वेज का सर्वे करोगे, अनएम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन करोगे। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। आई होप कि ये क्लियर है, राइट। नाउ आगे देखते हैं, बेसिकली मेथड्स हैं, तो चलिए इनको मेथड्स को देख लेते हैं। नाउ टॉप 4 मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। सबसे पहला है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें आपका आता है रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और जॉब कंपैरिजन। देन आपका क्वांटिटेटिव मेथड आता है जिसमें पॉइंट रेटिंग आ गया, फैक्टर कंपैरिजन हो गया। नाउ ये क्या है, लाइक नॉन क्वांटिटेटिव इज लाइक क्वालिटेटिव होता है ऑब्वियसली नेचर में। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक जॉब को बाकी जॉब्स के साथ कंपेयर करते हो। एंड क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, यहाँ पे आप कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जॉब को मेजर करते हो। तो यहाँ पे एक तरीके का कंपैरिजन हो रहा है ना। यहाँ पे भी कंपैरिजन है, ऐसा नहीं कि कंपैरिजन नहीं है,
बट यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में हो रहा है, राइट? तो आप एक पर्टिकुलर जॉब की इंडिविजुअल वर्थ निकाल सकते हो, यहाँ पे टोटल कंपैरिजन बेस्ड होता है। तो 4 मेजर्स है, लेट्स सी। सबसे पहला है रैंकिंग मेथड। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, हर एक जॉब को आप ऑर्गेनाइजेशन की बाकी सारी जॉब्स के साथ कंपेयर करते हो, जॉब्स को इवेल्युएट करते हो, देन उसके अकॉर्डिंगली रैंक कर दोगे। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, जॉब प्रोफाइल्स होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे हर एक जॉब का दूसरे के साथ कंपेयर करना इट्स बिट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो अदरवाइज इट्स वेरी इजी मेथड। मेरिट्स क्या है? सिंपलेस्ट मेथड है, इकोनॉमिकल है, एंड टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पेपर वर्क उतना रिक्वायर्ड नहीं होता। डी मेरिट क्या है? द मेन डी मेरिट ऑफ द रैंकिंग मेथड इज दैट देयर आर नो डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, राइट? आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है डिसीजन लेने का, आप सिर्फ कंपेयर करके डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। देन अनमैनेजेबल होता है अगर लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स हो। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन डू दैट, बट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हायरार्की बहुत लंबी चौड़ी होती है, उनके लिए दिस मेथड इज नॉट लाइक रिलायबल वन। देन नेक्स्ट इज ग्रेडिंग मेथड, इसको आप क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हो। ये यूएस सिविल सर्विस कमीशन में ये पर्टिकुलर मेथड बहुत पॉपुलर था। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप जॉब ग्रेड्स या फिर आप बोल सकते हो क्लासेस आप स्टैब्लिश कर लेते हो बाय एन ऑथराइज्ड बॉडी or committee appointed for this purpose. So a job grade is defined as a group of different job of similar difficulty or requiring similar skill to perform them. ठीक है, तो जॉब ग्रेड बोल लो या क्लास बोल लो, आपने अलग अलग क्लासेस बना ली, ठीक है, कैटेगराइजेशन कर लिया, एंड एक क्लास में एक टाइप की जॉब आपने डाल दी, ठीक है। मतलब एक टाइप की जॉब मतलब जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लाइक कुछ कॉमन स्किल, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वट एवर। मेरिट्स क्या है? इजी है, अगेन सिंपल है, इकोनॉमिकल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है। आप ग्रुप करते हो जॉब्स को, लाइक क्लासिफाई करते हो, तो उनका जो सैलरी है वो डिसाइड करना इजी हो जाता है। एंड दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ये मेथड यूज करा जाता है। डीमेरिट क्या है? पर्सनल बायसनेस हो सकता है कमिटी मेंबर की तरफ से। कॉम्प्लेक्स जॉब के साथ ये मेथड एक सही नहीं बैठता, एंड ये मेथड इंडस्ट्री में रेगुलरली यूज करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में तो यूज कर लेते हैं। देन पॉइंट रेटिंग क्या होता है? मोस्ट वाइडली यूज मेथड है फॉर जॉब इवैल्यूएशन। इस मेथड में क्या होता है, जॉब्स को आप कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे ब्रेक डाउन कर देते हो, लाइक स्किल हो गया, एफर्ट हो गया, ट्रेनिंग, नॉलेज, हजार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। एंड फिर जैसे कई सारे फैक्टर हैं, ए बी सी डी, एंड फिर हर एक फैक्टर के बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर जॉब को जज कर रहे हो, लाइक मार्क्स दे रहे हो, पॉइंट्स दे रहे हो, ठीक है, कि ए में ठीक है ये पर्टिकुलर जॉब ऐसे फिट बैठ रहा है, 9 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। तो दिस सर्टेन फैक्टर्स के बेसिस पे, उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप हर एक जॉब को वेट करते हो, फिर उनका टोटल कर लो, ठीक है, फिर दूसरी जॉब का निकालो, उसका टोटल कर लो, तो लाइक उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। मेरिट्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट मेथड ऑफ जॉब इवेल्यूशन है, प्रेजुडाइज एंड ह्यूमन जजमेंट आर मिनिमाइज्ड। देन सिस्टमैटिक मेथड है, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर करते हैं इस मेथड को। द स्किल डेवलप्ड इन दिस मेथड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जॉब्स कैन बी easily प्लेस्ड इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। डीमेरिट्स क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव मेथड है, एवरेज वर्कर को उतना जल्दी समझ में नहीं आता, क्लरिकल वर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, एंड मैनेजरियल जॉब्स के लिए मतलब उन मैनेजरियल जॉब्स के लिए जिनको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं रख सकते, मेजर नहीं कर सकते, उनके लिए मेथड इज नॉट सुटेबल। नाउ फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या है? दिस इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जॉब्स को कंपेयर भी कर रहे हो एंड देन उनको पॉइंट्स भी दे रहे हो, ठीक है, वो फैक्टर्स के बेसिस भी देख रहे हो। तो ये जनरली आप जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल, मैनेजरियल पोजीशंस होती है ना, उनके लिए आप ये पर्टिकुलर मेथड जो है यूज करते हो। इसका मेरिट क्या है? ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया मेथड है, फ्लेक्सिबल है, कोई अपर लिमिट नहीं है, फेयरली इजी मेथड है, एम्प्लॉयज़ को आराम से समझ में आ सकता है। द लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर इंश्योर्स लेस चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब उतने बहुत सारे फैक्टर्स आप लेके नहीं चलते, 5 ले लिए। देन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब्स। डीमेरिट का एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, 5 फैक्टर्स, सेम 5 फैक्टर्स आप हर जगह यूज़ करो, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करो, वो कुछ सही नहीं है, ठीक है। समझना, ऑपरेट करना इज बिट डिफिकल्ट। ओके गाइस, सो इसी के साथ हम ये वाला सेशन जो है वो एंड करेंगे।